गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी वीएस मैम। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी, 5th चैप्टर है वो। और अब हम उसका टॉपिक 5.4 जो है वो है कंसेप्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। एक इंटरनेशनल यूनियन है जो एक लिस्ट बनाती है। उस इंटरनेशनल यूनियन का नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमारा नेचर है उसको किस तरीके से कंजर्व करे, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कैसे कंजर्वेशन करे, तो वो इंटरनेशनल यूनियन जो है वो इसी पे काम करती है। इसको हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोल सकते थे। पहले इसको यही बोला जाता था, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। अब इसको बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और शॉर्ट फॉर्म में IUCN। ठीक है, इसने रिकॉग्नाइज किए हैं 8 रेड लिस्ट कैटेगरीज इसने बनाई हैं। और उस जो रेड लिस्ट कैटेगरी जो 8 हैं उसके हिसाब से इसने बताया कौन सा स्पीशी किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसका क्या कंजर्वेशन स्टेटस है उस स्पीशी का, उस लिस्ट में वो रखा जाता है। ठीक है, ये कैटेगरीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 8 जो इस रेड लिस्ट में डाले गए हैं, इन कैटेगरीज़ को 8 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर स्पीशी को उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जो जितना ज़्यादा खतरे में होगा उसको उस वाले लिस्ट में डालेंगे, उस लिस्ट के नाम वाले में। उसी तरीके से जो कम होगा वो नेक्स्ट वाले में डाल देंगे। तो 8 रेड लिस्ट कैटेगरीज बनाई गई है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्स ने ये रेड लिस्ट बनाया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। तो जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। अब जो पहला है वो है एक्सटेंट, या हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन इज द टर्मिनेशन ऑफ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ टैक्सॉन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूजुअली स्पीशीज़ हम बोलते हैं। ठीक है, जो एक्सटेंशन है इसको क्या बोला जाता है, जनरली कंसिडर किया जाता है कि ये डेथ होता है लास्ट इंडिविजुअल, उस स्पीशी का जो लास्ट इंडिविजुअल उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जब उस स्पीशी के जो बाकी सारे इंडिविजुअल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है, एक लास्ट इंडिविजुअल भी जो था उसकी भी डेथ हो जाए, जब हमें कोई रीज़नेबल डाउट ही नहीं है कि लास्ट इंडिविजुअल बचा है या नहीं, उसकी भी डेथ हो जाए, तो उस स्पीशीज़ को बोलते हैं ये एक्सटेंट हो गया। जैसे हम डायनासोर्स को बोलते हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, अब है ही नहीं कोई। ठीक है, तो कुछ जो भी स्पीशी हैं जो हमें अभी पता ही नहीं है, जिनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा हुआ है कि ये थे, जैसे डायनासोर के बारे में हम बोलते हैं, ये मगर एक्सटेंशन हो गया है इनका, अब ये नहीं है, इनका लास्ट से लास्ट स्पीशी पे ख़त्म हो चुका है। तो रेड लिस्ट में ये पहला जो कैटेगरी है एक्सटेंशन, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें वो स्पीशीज़ थे जो सिर्फ हमने नाम सुने हैं, अब नहीं है, इसका लास्ट इंडिविजुअल भी नहीं है। जो सेकंड वाला है वो है एक्सटेंशन या एक्सटेंट इन द वाइल्ड। ठीक है, वो स्पीशी जो वाइल्ड में उसको क्या किया गया कि ये कैटेगराइज किया गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको स्पीशी को एक्सटेंट इन वाइल्ड में डाला। जो भी स्पीशी है वाइल्ड में वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और इसकी जो लिविंग मेंबर्स हैं वो अगर कोई भी ठीक है भी, वो कैप्टिविटी में है, मतलब किसी को प्रिजर्व करके रखा गया है, किसी को सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि उसका हैबिटेट लॉस हो गया है। और कोई भी अगर लिविंग मेंबर उसका है भी तो वो हमने प्रोटेक्ट करके रखा है कहीं। असल में जो वाइल्ड में होता है स्पीशी, जो उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और पाया वो वाइल्ड में जाता है, बट वाइल्ड में ही उसका एक्सटेंशन हो चुका है। अब उसका स्पीशी अगर कहीं मिलेगा तो वो कैप्टिविटी में है, वो हमने प्रिजर्व करके रखा है ताकि पूरी जनरेशन जो उनकी है, पूरा स्पीशी जो है वो ख़त्म ना हो जाए, हम उसके बारे में स्टडी कर सकें, तो वो है कैप्टिविटी में।
ठीक है, उसका लिविंग मेंबर जो है वो कैप्टिविटी में रखा जाता है, बाकी वाइल्ड में वो बचे नहीं हैं। ठीक है, तो वो होता है एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, जो वाइल्ड में ख़त्म हो चुके हैं। अब बचे खुचे जो भी हैं उनको हमने कहीं प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और वाइल्ड में क्यों ख़त्म हुए हैं? क्योंकि उनका वहाँ हैबिटाइट लॉस हुआ है। जब हैबिटाइट लॉस होगा तो वो कैसे बचेंगे? जब मैसिव हैबिटाइट लॉस हो तो वो उनके पास तो हैबिटाइट ही नहीं है कि वो कहीं पे सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड वन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है कि जो ये IUCN ने जो रेड लिस्ट बनाया उसमें वो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है ये वो है जिसको जो कैटेगराइज किया गया है बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज, कि इसमें वो स्पीशी आएंगी जिनको जो फेस कर रहे हैं एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, जिनको आगे रिस्क है कि वो एक्सटेंट हो सकते हैं, वो वाली चीज़ें इस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी में वो स्पीशी, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में वो स्पीशी डाल दिए गए हैं जिनको कल को आगे जाके हाई रिस्क है एक्सटेंशन का वाइल्ड में। जब वाइल्ड में ख़त्म हो जाती है ना स्पीशी की वैरायटी, तो फिर वो आगे भी कहीं नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्योंकि वाइल्ड ही उनका एक असल में नेचुरल हैबिटाइट होता है, पर अगर उनका नेचुरल हैबिटाइट ही लॉस हो गया तो वो आगे भी कहीं नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए IUCN ने अपने रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड डाला कि यहाँ पे वो स्पीशी को इन्होंने डाल दिया है कि इनको आगे जाके खतरा है, आगे जाके इनको एक्सटेंशन हो सकता है अगर जो है इनका वाइल्ड लाइफ जो है इनकी वो प्रोटेक्टेड नहीं रही, तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इसको है। अगर हम 2021 के हिसाब से देखें, लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 120372 स्पीशीज़ जो हैं करंटली IUCN ने ट्रैक किया है कि उसमें से जो स्पीशीज़ हैं लगभग 6811 स्पीशी जो है को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी के लिस्ट में डाल दिया गया। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी वाले लिस्ट में इन स्पीशीज़ को डाला कि इनको कल को इन फ्यूचर में आगे जाके एक्सटेंशन का खतरा है, ये ख़त्म हो सकते हैं। बहुत गिने चुने हैं, इनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो रहा है, इसीलिए इनको उस लिस्ट में डाल दिया गया है। फोर्थ वन है एंडेंजर्ड। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशी या एंडेंजर्ड जो कैटेगरी में स्पीशी डाल दिया जाता है, जो IUCN ने बताया है कि एंडेंजर्ड स्पीशी वो स्पीशी होता है जिसको लाइकली टू बिकम एक्सटेंट इन नियर फ्यूचर। वो आगे वाली जनरेशन में जब जाएंगे, आगे फ्यूचर जब आएगा, तो वो एंडेंजर्ड जो स्पीशी है वो ख़त्म हो सकता है, या तो वर्ल्ड वाइड या तो एक उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल जुडिशन में। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशी जो है उसको रिस्क होता है, क्यों होता है उसको, कल को वो एक्सटेंशन क्यों होगा, उसको वो रिस्क क्यों है। मैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो है कि वो हाई रिस्क पे है, बहुत ज़्यादा। एंडेंजर्ड जो है वो भी एक्सटेंशन के रिस्क में है, बट क्रिटिकली तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बट जो एंडेंजर्ड है ये वर्ल्ड वाइड भी ख़त्म हो सकता है या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भी ख़त्म हो सकता है। एंडेंजर्ड स्पीशी जो है वो रिस्क में है, क्यों है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स की वजह से वो रिस्क में है। जैसे हैबिटेट लॉस हो जाए स्पीशी का तो वो कहाँ जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगी उनकी। पोचिंग, लोग या हम ह्यूमन बीइंग अपने मतलब के लिए इनकी हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, इनके आप हॉर्न्स देखो, इनके लेदर लेते हैं, हम बनाते हैं इनकी स्किन से, इनके बहुत सारे यूज़ेस करते हैं, हम पोचिंग करते हैं इन स्पीशीज़ की, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये आगे जाके ख़त्म हो जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, उसने जो रेड लिस्ट है उसने एक लिस्ट बनाई, बहुत सारे ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ मैनी स्पीशीज़ और बहुत सारी अदर एजेंसीज़ हैं जो एसेस कर रही है कि स्टेटस क्या है स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर एरिया में। वो देखती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीशी को हैबिटेट कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ वो रह कैसे पा रहा है, क्या स्टेटस है उसका, कितने हैं, ख़त्म तो नहीं हुए हैं, अगर वो पहले 10 थे कहीं कम तो नहीं हुए हैं, वो सब वो एसेस करता है।
ठीक है, उस स्पीशी का उस पर्टिकुलर एरिया में क्या स्टेटस है, सब कुछ एसेस किया जाता है। बहुत सारे नेशन ने लॉज बनाए ताकि प्रोटेक्ट कर सके इन स्पीशीज़ को, कंजर्व कर सके, वहाँ पे हंटिंग ना होने दे। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट लैंड डेवलपमेंट, बहुत सारे जो गवर्नमेंट होती है बहुत सारा लैंड डेवलपमेंट काम कराती है। उससे क्या होता है, जैसे रोड्स निकाले, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो वहाँ का हैबिटाइट तो ख़त्म हो जाता है। तो रिस्ट्रिक्ट लैंड डेवलपमेंट होती हैं। बहुत सारे नेशंस ने ऐसे लॉज बनाए हैं और उस एरिया में कुछ ऐसे एरियाज़ बनाए जो जिसको डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब वो एरिया हैं जहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। कुछ एंडेंजर्ड स्पीशी जो है वो टारगेट है ऑफ एक्सटेंसिव कंजर्वेशन एफर्ट्स, मतलब इनको कैप्टिव ब्रीडिंग में रखा गया, हैबिटाइट रेस्टोरेशन, इनको सुरक्षित पाला जाता है, इनको एक तरफ से एनवायरनमेंट दिया जाता है, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को जहाँ पे भी ये रहे वहाँ इनका जो एनवायरनमेंट है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ये लोग ये जो स्पीशी हैं ये ख़त्म हो सकते हैं अगर हमने इनकी प्रोटेक्शन नहीं की, क्योंकि ये कल को जाके ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए कुछ नेशंस ने इनसे रिलेटेड लॉज बनाए ताकि ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये कल को एक्सटेंशन ना हो सके। अब जो फिफ्थ वन है वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या है, एक कैटेगरी जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्स ने दी गई है। उसने क्या बताया कि वल्नरेबल कैटेगरी में वो स्पीशी आते हैं, वो वल्नरेबल स्पीशी आते हैं जिनको क्या है, कल को वो एंडेंजर्ड बन सकते हैं। अब वो एंडेंजर्ड आ गए तो कल को फिर वो एक्सटेंशन में भी जा सकते हैं, मतलब आगे आगे एक एक कदम बढ़ के लास्ट में एक्सटेंशन हो सकता है। इसीलिए वल्नरेबल स्पीशी वो हैं जो कल को एंडेंजर्ड बन सकते हैं, अनलेस जो उनके सर्कमस्टेंसेस को अगर इम्प्रूव नहीं किया गया। अब कौन से, जैसे कि उनका जो सर्वाइवल है, जिसको थ्रेट मिल रहा है, उसकी थ्रेटनिंग है उसकी सर्वाइवल को, अगर वो इम्प्रूव ना हुआ, उसका जो वहाँ रिप्रोडक्शन का जो साधन था, जो मीडियम था, उसमें इम्प्रूवमेंट ना हुआ, तो जो ये वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल कैटेगरी, ये इसमें जो स्पीशीज़ हैं ये धीरे धीरे आगे जाके एक्सटेंशन हो सकता है। नंबर में वल्नरेबल अच्छे हैं अभी, उनको उसमें ख़तरा नहीं है अभी, मगर अगर उनका एनवायरनमेंट और जो उनको सर्वाइवल को थ्रेट है अगर वो कंटिन्यू होता गया, अगर उनको रिप्रोडक्शन इम्प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि रिप्रोडक्शन से ही आगे जाके जो है उनकी जनरेशन बनी रहेगी, इंक्रीज़ भी होगी और बनी भी रहेगी, मगर अगर वो कंटिन्यू और वो अच्छे से मेंटेन नहीं हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई उन सर्कमस्टेंसेस में, तब जाके ये वल्नरेबल स्पीशीज जो थे तो ठीक अभी, मगर आगे जाके ये भी एंडेंजर्ड बनेंगे। फिर जब वो एंडेंजर्ड होंगे धीरे धीरे जाके फिर एक्सटेंशन हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड से फिर एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन मतलब ख़त्म, फिर वो है ही नहीं इस एनवायरनमेंट में। तो इस तरीके से वल्नरेबल स्पीशी जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड तो नहीं होता ये, मगर इसको फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन वाइल्ड में होता है। अगर इन मिड टर्म फ्यूचर में इसका एक्सटेंशन हो सकता है, अगर इसकी जो सर्कमस्टेंसेस को हमने अच्छे से समझा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं और सर्कमस्टेंसेस इसके इम्प्रूव किए नहीं, तो ये आगे जाके एंडेंजर्ड से लेकर क्रिटिकली एंडेंजर्ड से लेकर एक्सटेंशन तक चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सिक्स्थ वन, लवर रिस्क वाला कैटेगरी, जो IUCN ने एक और रेड लिस्ट में जो कैटेगरी रखी है वो है लवर रिस्क। ठीक है, लवर रिस्क जो है ये एक एनिमल विद द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ लवर रिस्क वो होगा जिसकी पॉपुलेशन लेवल जो है काफ़ी अच्छी होती है, हाई इनफ कि वो अपना सर्वाइव कर सकता है, उसके पास एनवायरनमेंट जो होता है वो भी ठीक होता है। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं इस स्टेटस में वो क्वालिफाई नहीं करते, उनको कोई थ्रेटनिंग नहीं होती है। जैसे अभी इससे पहले हमने जितने पढ़े उनमें थ्रेट था, उनमें एक्सटेंशन का थ्रेट था। इनमें जो एनिमल्स आते हैं विद दिस स्टेटस वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनमें कोई थ्रेट नहीं है, उनमें कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। मगर अगर नेचुरल डिज़ास्टर आया
या कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो बहुत ही हैफेजर्ड मैनर पे हैं, उसकी वजह से उनको जो है वो चेंज हो सकता है, उनको थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, एज सच उनको कोई थ्रेट नहीं था, उनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, वो अच्छे खासे हैं, उनको कोई एक्सटेंशन नहीं है, उनको कोई थ्रेट नहीं है, वो लोअर रिस्क पे हैं, इसीलिए उस कैटेगरी में डाल दिया गया कि लोअर रिस्क कैटेगरी है। वो एनिमल जिसका कंजर्वेशन स्टेटस लोअर रिस्क है, जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है बाकियों से, उसका सर्वाइवल काफ़ी अच्छा है, और इनको कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं क्वालिफाई करता है कि इसको थ्रेट मिल रहा है कहीं से, इसको कहीं एक्सटेंशन हो रहा है। मगर कुछ नेचुरल डिज़ास्टर, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी वजह से इनको थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है अगर वो कंट्रोल ना हो। उस हिसाब से इनको थोड़ा क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। कंजर्वेशन डिपेंडेंट, वायर सीजेशन ऑफ करंट कंजर्वेशन मेजर्स could result in being classified at a higher risk level। वो कल को अगर कंजर्वेशन जो है अच्छे से फॉलो नहीं हुआ तब वो थोड़ा हायर रिस्क में जा सकते हैं। नियर थ्रेटनड, क्लोज टू बिकम वल्नरेबल बट नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया, वो थोड़ा वल्नरेबल के पास आ सकते हैं मगर पूरी तरह नहीं, क्योंकि वो अच्छे खासे पॉपुलेशन में है। लीस्ट कंसर्न एक और कैटेगरी है जिसमें ऊपर की 2 कैटेगरीज भी ये फॉलो नहीं करता है, मतलब ये सुरक्षित हैं, इनको कोई इशू नहीं है। ठीक है, एज सच इनका कोई इशू नहीं है, ये काफ़ी लोअर रिस्क पे हैं। जब भी इनकी इवैल्यूएशन होती है तो ये कोई भी, जब भी इवैल्यूएशन टीम या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेज जो है, जब अपना इवैल्यूएशन करता है तब वो देखता है कि जो इसमें जो स्पीशीज़ हैं वो ऐसे लोअर रिस्क पे हैं कि वो ऐसा कोई क्राइटेरिया में नहीं आते हैं कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड रहे या एंडेंजर्ड या वाल्नरेबल, इनमें से किसी कैटेगरी में वो नहीं होते हैं, वो काफ़ी लोअर रिस्क पे होते हैं। 7th वन है डाटा डेफिशिएंट। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, उसने जो रेड लिस्ट बनाया उसमें एक और कैटेगरी डाली डाटा डेफिशिएंट, और उस डाटा डेफिशिएंट में वो स्पीशीज़ डाले, वो स्पीशीज़ की कैटेगरीज डाली एज ऑफरिंग इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉपर असेसमेंट। उनके बारे में पूरी सफिशेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, काफ़ी कम है। इसका मतलब ये नहीं कि स्पीशी जो है उसको एक्सटेंसिवली स्टडी नहीं किया गया है, इसका मतलब ये है कि इसके बारे में, इन स्पीशीज़ के बारे में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये कितने हैं, कितना अबंडेंस है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इन स्पीशीज़ का, वो पूरी तरह से पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत भी हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में पूरी तरह से स्टडी नहीं हो पाई है। स्टडी तो हुई है काफ़ी, मगर थोड़ी कम इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है। तो डाटा डेफिशिएंट में इनएडुकेट इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए हम कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असेसमेंट नहीं कर सकते कि ये कल को एक्सटेंशन हो जाएंगे या कल को ये वाल्नरेबल है, किन कल को ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये हम पूरी तरह बता नहीं सकते, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अबंडेंस है, वो अभी तरह से पूरे नोन नहीं है कि हम डायरेक्टली एक या इनडायरेक्टली असेसमेंट करें इसका रिस्क क्या है, एक्सटेंशन का या एंडेंजर्ड का या क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। तो डाटा डेफिशिएंसी की वजह से अभी इसके बारे में वो हम बता नहीं सकते हैं। 8th वन है नॉट इवैल्यूएटेड। नॉट इवैल्यूएटेड जो है, ये भी एक कैटेगरी बनाई है IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने, उसने कैटेगरी बनाई है। तो उसने जो रेड लिस्ट की 8 कैटेगरीज बनाई, उसमें उसने जो ये नॉट इवैल्यूएटेड है, इसमें वो स्पीशीज़ हैं जिनको अभी तक असेस नहीं किया गया, जो नॉट इवैल्यूएटेड है, नॉट येट बीन असेस्ड। ठीक है, अभी इस स्पीशी में वो आते, इस कैटेगरी में वो स्पीशी आता है जिसकी पूरी असेसमेंट नहीं हुई है, जो जिसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। जब हम किसी भी इस कैटेगरी में कोई भी स्पीशी डालते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी होती है
कि उसका हैबिटेट क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके कितने स्पीशी बचे हैं, उसी हिसाब से जो अभी तक हमने कैटेगरीज पढ़ी उनको उसमें एडजस्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्पीशी हार्डली 2 या 3 बचे हैं तो वो कहाँ जाना चाहिए? क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, क्योंकि वो तो एक्सटेंशन हो सकता है। बस 2 ही 3 बचेंगे तो बचा क्या उधर? कुछ भी नहीं। जैसे डायनासोर है, वो तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ किताबों में सुनते हैं, पढ़ते हैं। वो कहाँ पे है? वो एक्सटेंशन वाली कैटेगरी में जाता है। वो ख़त्म हो चुके हैं अब, उनका कोई भी स्पीशी नहीं बचा है। क्रिटिकली वो जो आगे जाके एक्सटेंशन हो सकता है, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए कोई पार्टनर नहीं उनका, कुछ भी नहीं, तो एक्सटेंशन हो सकता है, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ ऐसे स्पीशी होते हैं जिनकी है तो अभी स्पीशीज़ अभी है तो उनका, मगर इन फ्यूचर वो जाके एक्सटेंशन हो सकते हैं, उनका ख़त्म हो सकते हैं, वो एंडेंजर्ड में जाते हैं। तो इसी तरीके से हर कोई स्पीशी अलग अलग कैटेगरी में इसी हिसाब से जाती है कि वो कितनी है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, आगे जाके खतरा तो नहीं है उसको। इसी हिसाब से वल्नरेबल कैटेगरी में जाएगा, इसी हिसाब से लोअर रिस्क में जाएगा। ऐसे ही जिसका इन्फॉर्मेशन है, जिसका कम है, वो डाटा डेफिशिएंट में जाएगा, और जिसका इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो वो नॉट इवैल्यूएटेड, जिसको अभी तक एसेस नहीं किया है वो नॉट इवैल्यूएटेड में जाएगा। पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा स्टडी करने के बाद स्पीशी को अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया जाता है। जिसको पूरा स्टडी नहीं किया है वो नॉट इवैल्यूएटेड में डालेंगे, फिर स्टडी करने के बाद उसको इन कैटेगरीज में जहाँ पे भी वो क्राइटेरिया जो फॉलो करेगी, जिसमें वो पढ़ती है, क्वालिफाई करेगी, उस लिस्ट में ये इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। IUCN जो है, एक रेड लिस्ट जो है, एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है किसी भी स्पीशी को पढ़ने के लिए, ठीक है। इट वॉज ए सेट ऑफ क्राइटेरिया रिलेवेंट टू ऑल स्पीशीज, और हर एक रीजन में, वर्ल्ड के हर एक रीजन में ये एप्लीकेबल है IUCN का डाटा, ठीक है, ताकि इवैल्यूएट कर सके कि एक्सटेंशन रिस्क क्या है स्पीशी का, किस हिसाब से चल रहा है स्पीशी, कहाँ पाया जाता है। लगभग 2000 रेड लिस्ट कंटेनर्स असेसमेंट ऑफ मोर देन 18,000 स्पीशीज़, 11,000 ऑफ विच जो है वो थ्रेटेंड है, ठीक है, जिसमें 5,485 जो है वो एनिमल्स हैं और 5,611 जो है वो प्लांट्स हैं। आउट ऑफ दिस 1979 जो है उसको लिस्ट किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उस क्रिटिकली में भी 925 एनिमल्स हैं और 1014 प्लांट्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू रेड लिस्ट, इंडिया में 44 प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं और 113 ये एंडेंजर्ड हैं और 87 वल्नरेबल है, ठीक है। अमंगस्ट एनिमल्स 18 जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और 54 जो है वो एंडेंजर्ड है और 143 वल्नरेबल है। ये 3 कैटेगरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो लोअर रिस्क में आता है, डाटा डिफिशेंसी है, नॉट इवैल्यूएटेड है, पर जो क्रिटिकली और एंडेंजर्ड और वल्नरेबल में आया, क्योंकि एक बार कोई वल्नरेबल में आ गया, कैटेगरी में आ गया, उसको एंडेंजर्ड बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा फिर, अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया अच्छे से। और एंडेंजर्ड आ गया तो क्रिटिकली भी बनने में उसको देर नहीं लगेगा। क्रिटिकली आ गया तो मतलब एक्सटेंशन हो जाएगा ही, इतना उसका रिस्क होता है। इसीलिए ये 3 कैटेगरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं।